अब तक मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार से कन्नी काटते रहे, दूरी बनाते रहे अखिलेश यादव अब अचानक कैसे इस परिवार के अभिभावक बन गए? किसने क्या कहा है और क्या है ये पूरी कहानी, हम आपको बताएंगे। ये भी जानिए कि संगीत सोम पर किस तरीके से भड़के हुए हैं संजीव बालियान, आखिर क्या है उसके पीछे की वजह। और ये भी जानिए कि ठाकुरों की सहारनपुर में हुई पंचायत बीजेपी के लिए कितनी बड़ी सिरदर्द साबित होने जा रही है। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो अखिलेश यादव अब अंसारी परिवार के अभिभावक बन गए हैं और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी के बेटे ने कही, खुद अफजाल अंसारी ने कही। अभी तक अखिलेश यादव अंसारी परिवार से दूरी बनाए रखते थे। हालांकि उन्होंने अफजाल अंसारी का टिकट का ऐलान तो किया था, लेकिन मुख्तार अंसारी के मरने के बाद ये दूरी अब नजदीकियां बनती जा रही हैं। अखिलेश यादव के अंसारी परिवार के घर आने और मातम पुरसी करने के बाद अब दोनों परिवारों यानी कि यादव परिवार और अंसारी परिवार के बीच जो रिश्तों पर बर्फ जमी हुई थी वो अब पिघलने लगी है। और अखिलेश यादव जिस परिवार से लगातार खुद को उन्होंने दूर रखा था, अब उसके बेहद करीब होते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि खुद उमर अंसारी ने कहा है कि अखिलेश यादव आए थे, अब वो उनके अभिभावक हैं। उधर अफजाल अंसारी ने नेताजी की बात याद दिलाई और कहा कि अंसारी परिवार नेताजी को अपना अभिभावक मानता था और अब अखिलेश यादव उनके अभिभावक हैं। तो जरा सुनिए क्या कह रहे हैं उमर अंसारी और कैसे अफजाल अंसारी ने भी इस अभिभावक बनने की बात को बताया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव भी आए थे और उन्होंने इस गम के मौके पर, जो इतना बड़ा गम हमारे ऊपर टूटा है, जो अपूर्ण क्षति है हमारे लिए, उस पे हमें आकर के हमारा हौसला बढ़ाया, हमको इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश की। मेरी माता जी नहीं थी, मेरे बड़े भाई अब्बास अंसारी साहब नहीं थे, बाकी पूरा परिवार था। इन दोनों लोग की कमी थी जो उसको कहीं ना कहीं मेरे सीने को कुछ करार आया है। माननीय नेताजी जब थे तो उन्होंने हमेशा मेरे पिता के अभिभावक के तौर पर उनका हमेशा हाथ पकड़ के उनको संभाला और चलाया और उनके गार्जियन बन के रहे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे गार्जियन हैं। उमर जी, कहा जा रहा है कि आप अफजाल अंसारी जी को भी सरेंडर कर। नहीं, मैंने कहा तो कि कल बात हुई हमारी, उनके वकील जो गोपाल चतुर्वेदी अंकल हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, वो लीगल रेमेडी उन्होंने सीख कर रखी है। तो आपने सुना, लेकिन अंसारी परिवार का साथ छोड़ने का पीछा अखिलेश यादव को आज भी नहीं छोड़ रहा। जी हां, पत्रकारों ने अखिलेश यादव से पूछा कि जब कौमी एकता दल बना था और वो समाजवादी पार्टी में विलय करना चाहता था, तब 2016 में नेताजी के सामने मंच पर आपने ये नहीं होने दिया। आपने उस वक्त दूरी बना ली थी, लेकिन अब आप अंसारी परिवार के करीब आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये सियासत और वक्त की जरूरत है। इस सवाल को सुनिए और साथ साथ अखिलेश यादव का इस पर जवाब सुनिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि अखिलेश यादव अंसारी परिवार के ये करीब क्यों आ रहे हैं। 2016 में आपने अंसारी बंधुओं का विरोध किया था अपने पिताजी के सामने पार्टी में लेने को लेकर। राजनीति हमेशा वर्तमान परिस्थितियों पे होती है। आपको बताएं कि अखिलेश यादव पहुंचे थे 2 दिन पहले मुख्तार अंसारी के घर परिवार के साथ मातम पुरसी करने। उस वक्त मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार, अफजाल अंसारी का पूरा परिवार, सब मोहम्मदाबाद के उस पुश्तैनी मकान में सब जमा थे। अखिलेश यादव आए, उन्होंने अपने तरफ से मातम पुरसी की, परिवार वालों को सांत्वना दी। 45 मिनट तक अखिलेश यादव ने परिवार के साथ वक्त बिताया।
अपनी कुछ यादें शेयर की, कुछ यादें ताज़ा की, और वो भी तस्वीर वायरल हुई और सामने आई जिसमें वो परिवार के साथ कुछ खा रहे हैं। सामने कई तरह के व्यंजन और पकवान रखे हैं। इस वक्त भी इस वक्त अगर आप देखें तो रोज़े का है और रोज़ा खोलने के वक्त इस तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं। लेकिन आखिर अखिलेश यादव अब इस परिवार के इतने करीब क्यों आ रहे हैं? उन्होंने खुद बता दिया कि ये वक्त और सियासत की ज़रूरत है। यानी कि अब अखिलेश यादव को लगने लगा है कि जो बात नेताजी यानी कि मुलायम सिंह कहा करते थे कि सियासत में अगर ये परिवार मजबूत है तो उसके साथ चाहे जो भी बातें जुड़ी हों, चाहे उसका रिकॉर्ड पास्ट का कुछ भी हो, पॉलिटिकल परिवार है तो उसके साथ जुड़ना चाहिए। तो अब अखिलेश यादव ने अपनी सियासत को देखते हुए एक बार फिर मुख्तार अंसारी के परिवार से खुद को जोड़ने की कोशिश की है। हालांकि वो मुख्तार के कब्र पर नहीं गए और वहां पर उन्होंने पुष्पांजलि नहीं दी, लेकिन परिवार के साथ उन्होंने पूरा वक्त बिताया था। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि मुख्तार के जाने के बाद कम से कम अब दोनों परिवारों को ये लगता है कि अब ये दोनों परिवार राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी के साथ ही आगे बढ़ेंगे और अब समाजवादी पार्टी ही उनका परिवार होगा, क्योंकि मुख्तार ने भी कह दिया कि अखिलेश अब उनके अभिभावक हैं। अब हम आपको आगे बताएंगे इस बात की कहानी कि जब असदुद्दीन ओवैसी आए तो क्या हुआ, आखिर उनसे अफजाल अंसारी क्यों नहीं मिले, और अगर असदुद्दीन ओवैसी से नहीं मिले तो क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव उनके घर आए? बताते हैं आप। अखिलेश यादव से पहले असदुद्दीन ओवैसी का आना और देर रात को मोहम्मदाबाद पहुंचना, घर के भीतर लोगों से मिलना, नमाज अदा करना और फिर लोगों के साथ खाना खाना, ये तमाम चीजें ऐसी हुई जिसने अखिलेश यादव को डिस्टर्ब कर दिया। उसके पहले मुख्तार अंसारी के मौत के बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट जरूर लिखा था, लेकिन उसमें मुख्तार अंसारी का नाम नहीं था। लेकिन जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी इसमें कूदे और मोहम्मदाबाद यानी कि गाजीपुर पहुंचने के पहले जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट किया, और अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अब्दुल दरी बिछाएगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने अपने उस एक्स पोस्ट में किया, इसने एक तरीके से समाजवादी पार्टी के भीतर खलबली मचा दी। और उसके बाद अखिलेश यादव ने आनन फानन में यह फैसला किया कि वो भी जल्द ही मुख्तार अंसारी के घर जाएंगे। लेकिन उस रात क्या हुआ? अंदर की बात यह है कि उस रात अफजाल अंसारी घर पे मौजूद थे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से वो अपने घर पर नहीं मिले। कैंपस वही था, मोहम्मदाबाद का पुश्तैनी घर वही था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी आए और वो दूसरे भाई के घर पर उनकी मुलाकात हुई मुख्तार अंसारी के बेटे से और परिवार से, लेकिन अफजाल अंसारी उनसे नहीं मिले। अफजाल अंसारी से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर सफाई भी दी और उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत खराब थी और कोई रात के 1 बजे आया था, तो रात के 1 बजे तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं मिल पाए, लेकिन जो दिन में 1 बजे आया था यानी अखिलेश यादव, उससे उनकी मुलाकात हुई। बाकायदा उन्होंने इस बात की सफाई देनी पड़ी। तो पहले सुनिए कि किस तरीके से अफजाल अंसारी ने असदुद्दीन ओवैसी के आने और अपनी मुलाकात न होने की बातें मीडिया को बताई, और उसके बाद हम समझेंगे इसके पीछे की असल कहानी। असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, अफजाल साहब नहीं मिले। मैं बीमार था, बीमार अब भी हूँ। फ़र्क दोनों के आने में यही था कि एक 1 बजे रात में आया था और एक 1 बजे दिन में आया था। जो 1 बजे दिन में आया था उससे मेरी मुलाकात हुई। तो आपने सुन लिया, अफजाल अंसारी उस रात असदुद्दीन ओवैसी से नहीं मिले। असदुद्दीन ओवैसी दूर से चलकर यानी कि हैदराबाद से चलकर लखनऊ होते हुए गाजीपुर पहुंचे थे, लेकिन रात के 1 बजे उसी कैंपस में अफजाल अंसारी ने रहते हुए उनसे मुलाकात नहीं की।
और ये सफाई दी कि उनकी तबीयत खराब थी। ये भी बात सही है कि उनके घर के पास में भाई का जो घर था, एक ही कैंपस में, उन्होंने वहां पर अगवानी की, उनके परिवार ने वहां पर अगवानी की थी असदुद्दीन ओवैसी की। लेकिन बात दरअसल ये है कि अखिलेश यादव के रुख का दरअसल पता नहीं था अफजाल अंसारी को, या यूं कहें अफजाल अंसारी को लग रहा था कि अगर उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की अगवानी कर ली, उनसे अगर मुलाकात कर ली, तो हो सकता है कि अखिलेश यादव कहीं नाराज ना हो जाएं। और ये वो बात थी कि उन्होंने मुख्तार अंसारी के परिवार से तो मुलाकात करा दी, लेकिन खुद नहीं मिले। कहा जाता है कि अखिलेश यादव ने जब तक वहां आने की हामी नहीं भरी थी, या फिर जब तक अखिलेश यादव से उनकी हरी झंडी नहीं मिलती, तब तक उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से मिलने से एक तरीके से खुद को अलग कर लिया था। और जब अखिलेश यादव आए तो उनकी न सिर्फ अगवानी की गई, बल्कि उनसे मुलाकात भी हुई। ये बात मीडिया में आई और जब इसकी आलोचना होने लगी कि ओवैसी आया तो अफजाल क्यों नहीं मिले, और ये बात इतनी बढ़ गई थी कि इसे लेकर अफजाल अंसारी को सफाई देनी पड़ी कि कोई रात को 1 बजे आया इसलिए नहीं मिल पाया, और कोई दिन को 1 बजे पहुंचा इसलिए मिल पाया। खैर, इलाके के लोगों को ये बात हजम तो नहीं हो रही, खास करके उस इलाके के जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, कि ओवैसी साहब इतनी दूर से आए और अफजाल अंसारी ने उनसे मुलाकात नहीं की। लेकिन अब अखिलेश यादव के आने और मातम पुरसी करने के बाद ये माना जा रहा है कि अब उस बात से पल्ला झाड़ने की एक पूरी कोशिश है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवैसी की बात कहीं ज्यादा न बढ़ जाए, इस वजह से भी अखिलेश यादव को जल्दी से बुलाया भी गया। खैर, सब कुछ हुआ, लेकिन अखिलेश यादव ने कब्र का रुख नहीं किया। अब अगली खबर आपको बताएं कि संजीव बालियान और संगीत सोम का जो झगड़ा है, वो बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी पड़ सकता है। पार्टी के तरफ से शीर्ष नेताओं ने इस झगड़े को खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन वो झगड़ा इतने गहरे बैठ गया है कि वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये अलग बात है कि ऊपर ऊपर कोई किसी के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहा, लेकिन अंदर खाने कहानी इतनी है कि अब संजीव बालियान को भी इसकी तपिश महसूस होने लगी है। मैंने जब संजीव बालियान से बात की तो इस पर उनका दर्द झलक गया, और उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद कौन किसे मदद कर रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, इसका हिसाब होगा, और पार्टी ये सब देख रही है। सुनिए संजीव बालियान ने कहा क्या जब संगीत सोम के बारे में उनसे पूछा गया। चाहे कि एक वर्ग के विशेष, खास करके ठाकुर समाज नाराज है, संगीत सोम और कई ऐसे नेता हैं जो कि जिनकी नाराजगी दिख रही है, इस तरह की कोई नाराजगी है या बिल्कुल ये अफवाह है, या कुछ न कुछ बात है जिसकी वजह से कई नेता दिखाई भी नहीं दे रहे? देखिए, अगर कोई व्यक्तिगत रूप से किसी से नाराज है, पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा, उसका संज्ञान पार्टी लेगी। हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, उसमें शायद मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है, कहूँ वो मेरी पार्टी देखेगी किस पे अगर कोई काम नहीं कर रहा तो उस नेता के पार्टी क्या उसके बारे में सोचती है, वो पार्टी। संगीत सोम आपके साथ हैं चुनाव में, वो भी आपके प्रचार में है, या उन्होंने एक तरीके से खुद को अलग रखा हुआ? वो आप उनसे पूछोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसका नुकसान है कोई? वो चुनाव के बाद आकलन होगा। लाखों वोट से चुनाव जीतेंगे, लाखों, कहीं आमने सामने खड़ा नहीं पाएगा। जिस समय के नेता वो दिन चले गए। अब विकास की राजनीति, विनाश की राजनीति नहीं। ये विनाश की राजनीति के युग के नेता हैं, हम विकास की राजनीति के युग के मोदी जी के समय के नेता है। दोनों में बड़ा अंतर है साहब, कहीं कोई सामने दिखाई नहीं देगा। ऐसी आंधी आएगी 19 तारीख को, बड़े बड़े वर्ग दुखेंगे। दरअसल संगीत सोम और संजीव बालियान की जो लड़ाई है, ये बेहद गहरे बैठ गई है। संगीत सोम को यह लगता है कि संजीव बालियान ने विधानसभा चुनाव में उनकी खिलाफत कराई, जाटों ने उन्हें वोट नहीं दिया, और उनकी हार की वजह संजीव बालियान है। यही बात संगीत सोम के अलावा कई और नेताओं को लगता है।
अगर देखा जाए तो ये इतनी बड़ी वजह इस वक्त बनी हुई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जाट नेता इस बात की तपिश महसूस करने लगे हैं। संगीत सोम ने अभी तक कोई प्रचार संजीव बालियान के लिए नहीं किया है और जैसा कि संजीव बालियान ने कहा भी है कि पार्टी हर नेता पर नजर रख रही है कि कौन क्या करता है और चुनाव के बाद सब कुछ देखा जाएगा। तो क्या सचमुच ठाकुर वोटों का नुकसान संजीव बालियान को उठाना पड़ सकता है? क्या सचमुच संगीत सोम बीजेपी के साथ और खास करके संजीव बालियान के साथ नहीं खड़े हैं? बताया जाता है कि प्रधानमंत्री की रैली में पहुंचे दोनों थे और शीर्ष नेताओं ने इन दोनों के सामने बैठकर सुलह कराने की कोशिश भी की। कहा यह जाता है कि संगीत सोम को बताया गया कि इस वक्त किसी भी तरीके की आपसी गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस वक्त पार्टी पहले है, चुनाव प्रधानमंत्री मोदी का है, इसलिए अगर आपसी लड़ाई गुटबाजी या आपसी रंजिश है तो इसका असर चुनाव पर नहीं पड़ना चाहिए। बावजूद इसके अभी तक ऐसा लग रहा है कि इन नेताओं की आपसी रंजिश पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। अभी भी लगभग 8-9 दिनों का वक्त बाकी है। ऐसे में देखना है कि जो शीर्ष नेतृत्व है उसके समझाने का असर होता कितना है। अब अगली खबर। और आपको बताएं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास करके एक ऐसी फिजा बन रही है कि ठाकुर यानी कि राजपूत वर्ग बीजेपी से नाराज है और वो इस बार वोट नहीं करना चाहता। इसके लिए सहारनपुर जिले में एक बड़ी पंचायत ठाकुरों ने बुलाई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों के ठाकुर बिरादरी से जुड़े पंचायत, ठाकुर बिरादरी से जुड़े जो उस बिरादरी के बड़े नेता हैं, कई जनप्रतिनिधि, तमाम लोग पहुंचे थे और सभी लोगों ने अपना रोष जताया कि ठाकुरों के साथ अनदेखी की जा रही है। इसमें कई बातें सामने आई। वीके सिंह का टिकट काटा जाना, 2014 से 2017 में ठाकुर टिकटों का कम वितरण, इसके अलावा इस बार 2024 में और भी कम टिकट, इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी लोगों के मन में संशय है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के रिश्ते इस वक्त बहुत सही नहीं है। तो एक तरीके का दबाव, एक तरीके की ऐसी रणनीति इस पंचायत में बनी जिसके बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि ठाकुर नाराज हैं और अगर उन्हें नहीं मनाया गया तो वो बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे और इस बार बीजेपी को हराएंगे। दरअसल इसका अगर इस बात को आप देखें तो इसका थोड़ा सा कंटेक्स्ट संगीत सोम और संजीव बालियान की जो आपसी रंजिश है उसमें भी दिखाई देती है। सुरेश राणा और संगीत सोम दोनों 2022 का चुनाव हार गए, दोनों में से कोई मंत्री नहीं बन पाया। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुरों में ये एक टीस उभरी है कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, सिस्टमेटिक तौर पर उन्हें कम किया जा रहा है, उनके टिकट काटे जा रहे हैं और उन्हें हराने की एक साजिश चल रही है। और इसी सेंटिमेंट को भुनाते हुए ये कहते हैं कि जो पंचायत का एक प्रयोग है ये किया गया है और बड़ी तादाद में वहां पर ठाकुर बिरादरी के लोग अपने ट्रैक्टर से अपने अपने साधनों से पहुंचे थे। हालांकि बीजेपी को लगता है कि ये जो रोष है ये उसे कम करने में सफल होगी। आने वाले कुछ समय में लोगों को बुलाया जाएगा, समझाया जाएगा, बिठाया जाएगा तो उनकी बातें वो समझेंगे और ये बिरादरी बीजेपी की कोर वोटर है, इसलिए इनकी नाराजगी को दूर किया जा सकता है। दूसरी तरफ जो विपक्ष के दल हैं उन्हें लग रहा है कि ये मौके पर चौका जड़ने का वक्त है। ऐसे में अगर विपक्ष के नेताओं से, कैंडिडेट से आप बात करें तो हर कोई ये कहता है कि ठाकुर वोटों में बड़ा बिखराव है। खैर, क्या ये बिखराव, क्या ये गुस्सा 19 तारीख और 23 तारीख जब ये चुनाव होने हैं तब तक बना रहता है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन एक हवा ये जरूर चल रही है
ये पश्चिम से ठाकुरों का रोष शुरू हुआ है और इसे पूरब तक ले जाया जाएगा। अगर ये रोष बरकरार रहा तो बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बीजेपी भी है कि वो इस रोष को हर हाल में दूर करने की कोशिश में दिखाई दे रही है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।